बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ हैं। हमने ब्रेक से पहले महाराष्ट्र की बात की, अब जरा झारखंड की बात करते हैं। झारखंड के चुनाव में अब खुली तरीके से हिंदुत्व की बात होने लगी है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता वहां जो प्रचार कर रहे हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं यूसीसी की। वो कह रहे हैं हम आएंगे तो जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों ने यहाँ पर ट्राइबल महिलाओं को झांसे में लेकर उनसे शादी कर ली है, उनकी ज़मीनें कब्जे में ले ली हैं, वो सारी ज़मीनें हम उन आदिवासी परिवारों को वापस दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। तो इन सब के बीच में हेमंत सोरेन आए सामने। उन्होंने कहा बांग्लादेश से अंदर अंदर बीजेपी का समझौता है क्या, सुरक्षा की जिम्मेदार भारत सरकार है, उनके राज में घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं, ये भी तो बताएं वो लोगों को। इनकी बात भी आपको सुनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज झारखंड में कहा कि सारे बड़े काम मेरे ही नसीब में करने लिखे हैं और झारखंड में भी वो मौका ईश्वर ने मुझे ही दिया है। तो आप मोदी जी की बात सुन लीजिए, हेमंत सोरेन की बात आपको सुनाते हैं। और हेमंत विश्व शर्मा वो कह रहे हैं राहुल गांधी हिंदुओं को बांट रहे हैं, एक रहिए सेफ रहिए। कांग्रेस आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानावाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये दूसरे महागठबंधन वाले, ये हेमंत सोरेन की सरकार सुनियोजित तरीके से बांग्लादेशियों को राज्य के अंदर बसा रही है ताकि उनके वोट वो ले सके। तीज त्योहार मनाने मुश्किल हो गए, कर्फ्यू लगता है, मां दुर्गा की प्रतिमा पर पत्थरबाजी होती है। जितने विषय प्रधानमंत्री ने बताए सर, पहले उसकी बात, दम है बात में? क्योंकि नीचे से शोर बहुत हो रहा था जब वो बोले, प्रतिध्वनि बहुत थी। आप इसमें जन समूह देखिए ना, अगर भीड़ नहीं होती, हिमंतो विश्व शर्मा बोलते हैं तब भी भीड़ होती है। ये तो बहुत बड़ा इशू है ना स्थानीय स्तर पर। जब आप लोकल लेवल पर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा इशू है कि वहां केवल घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठियों को स्थानीय मदद मिल रही है। वहां के हाईकोर्ट ने इस पर बाकायदा टिप्पणी की है और जो अमित शाह जी बोल रहे हैं तो हाईकोर्ट की टिप्पणी में लिखा है, क्योंकि गृह मंत्री
कोर्ट को गलत तरीके से उद्धृत नहीं कर सकते हैं। और हेमंत सोरेन सरकार उस इन्फ्लेटेशन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। हाई कोर्ट ने जो इनको वर्डिक्ट दिया था कि भैया इनको चिन्हित करिए, उठाइए, निकालिए, डिटेंशन कैंप में डालिए उन क्षेत्रों को, तो उसको लेकर के, और कल हरेंद्र जी हम यही कर रहे थे, तो विद्यार्थी परिषद के जो पूर्व संगठन महामंत्री रहे हैं हरेंद्र प्रताप जी, उनका फोन आया था, आज भी आ रहा था मेरी बात में, उन्होंने डिटेल मुझे भेजे है कि वो केस मैं ही लड़ रहा हूं। और मुझे एक एक चीज पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन सरकार अगर इनको निकालना है तो केंद्र सरकार से सहमति बना करके सहयोग से काम करेंगे कि हाई कोर्ट ने जो कुछ आपको कहा है उसके विरुद्ध अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चली गई हुई है। यह बात हेमंत सोरेन वहां नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि आखिर किस तरह से झारखंड में एक एशिया लेवल की राष्ट्रीय चैंपियन, राष्ट्रीय शूटर लेवल की महिला को ठग करके कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति हिंदू नाम रख करके शादी कर लेता है, उसको पता नहीं चलता है, वो घर ले जाता है रांची शहर में, उसके बाद धीरे धीरे भेद खुलता है कि दूसरे मजहब का है, उसकी कोई रक्षा नहीं होती है, बड़ी लड़ाई होती है, आज तक वो केस लड़ रहा है, झारखंड पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिलता है। तो इस समय जो स्थिति है झारखंड की, पश्चिम बंगाल से लगे हुए इलाके, बांग्लादेश से लगे हुए इलाके, और कम से कम 5 जिले हैं, उन 5 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अभी 2011 के आंकड़े में कम आती है, और वैसे भी आप इन्फिल्ट्रेटर की गणना जनगणना में नहीं होती है कि इन्फिल्ट्रेटर्स को आप की गणना करेंगे कि कितने आए और कितने गए हैं, उनकी गणना अलग से करानी पड़ेगी कहां कहां। लेकिन फिलहाल तो वो सब वोटर है ना। नहीं वोटर नहीं, देखिए ऐसा है, एक बड़ा भाग अगर ये क्रमबद्ध है, जैसे किसी को थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में हालांकि परेशानी नहीं होती है तो इधर से इधर बुला लिया, इधर से इधर चला गया, लेकिन कई तो 3-3 पीढ़ी हो गए हैं, तो वो तो वोटर ही नहीं है, वो तो वहां पंचायत के प्रमुख बन चुके हैं, वार्ड के मेंबर बन चुके हैं। ये बहुत कठिन काम हो गया है, शक्तिशाली है, उन्होंने जमीनें ले ली है, और उन जमीनों पर बाहुबली की तरह सस्ते में जमीन लिया। आप देखिए ना जनता के नहीं, लेकिन बीजेपी ने कहा हम इसके लिए कानून तो बनाएंगे। पहले चर्चा थी कि सुनिए, पहले वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर एनआरसी लागू करेंगे, ऐसी चर्चाएं थी कि घोषणा कर सकते हैं, नहीं की। लेकिन असम की तरीके से झारखंड में एनआरसी ऐसा है, एनआरसी तो पूरे देश में होना चाहिए। एनआरसी पर जब आप बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सेंसस जो है, अगर आप इसको चाहते तो देश का होना चाहिए। दुनिया में कोई देश है प्रमुख जिसके पास एनआरसी नहीं हो अपना? मुझे बता दे कोई। तो इसलिए एनआरसी तो पूरे देश का ही होना चाहिए। अभी असम में इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो एनआरसी तो न होने का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। संपूर्ण देश के लिए एनआरसी आवश्यक है। वहां जो झारखंड का है, इन्होंने जो कहा है कि उनको जांचेंगे, उस पर रेट्रोस्पेक्टिव कानून बनाएंगे, क्योंकि आपने शादी कर ली, शादी करके आप नागरिक बन गए, आपके बच्चे को आपने आदिवासी बना दिया, आपने विशेष अधिकार हासिल कर लिया। यह एक बड़ा मुद्दा है आदिवासियों के बीच कि धर्म परिवर्तन करने पर, दूसरे धर्म की ओर जाने के बावजूद अगर वो आदिवासी हैं तो कैसे हैं। और ये ईसाइयों में भी वो बड़ा मुद्दा है। जनजाति सुरक्षा मंच बड़ा संगठन तो दूसरे मुद्दे पर काम कर रहा है, तो ये बड़ा मुद्दा है। झारखंड में मैं कई बार आपको इस टीवी पर बोल चुका हूं कि जामताड़ा आसपास के जिलों में शुक्रवार की छुट्टियां कर दी गई, स्कूल के प्रार्थने बंद कराए गए। ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, सरकार को आदेश देना प्रधानमंत्री ने कह दिया सर अपनी खोलने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे हैं तो आपको, अच्छा मैं एक लाइन और बोल दूं, जब हमारे यहां पुलवामा पर हमले हुए थे तो प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार की एक लाइन भाषण में बोली थी कि लगता है कि सब काम मेरे ही सिर पर आ गया है, मेरे ही सिर पर सही तो मैं ही करूंगा, पाकिस्तान को इसका जो है सबक सीखना पड़ेगा। मैं कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए पाकिस्तान को। तो अब झारखंड वाला ये बड़ा काम भी मोदी जी करेंगे? मतलब मोदी जी तो तब करेंगे ना जब उनको मौका मिलेगा, जब जनता मौका देगी। जनता मौका देगी वो तो अलग इशू है। ये बड़ा इशू है झारखंड में जो इन्फिल्ट्रेशन का लेकर हो रहा है, कि वहाँ पर जिस तरह से इन्फिल्ट्रेटर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं घुसपैठिए, कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में। लेकिन मसला ये है कि यदि आपको पता हो कि हिंदुस्तान के 7 राज्य हैं, जिसमें 5 राज्य और 2 यूटी हैं, दिल्ली और चंडीगढ़, उसके साथ 5 राज्य हैं जिनका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है जी। मतलब झारखंड में कोई घुसपैठिया सीधा तो नहीं आ सकता, कोई बॉर्डर झारखंड से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं और से वो आ रहे हैं, और यदि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठिए घुस रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है?
किसकी जिम्मेदारी? भारत सरकार की भारत सरकार की जिम्मेदारी है ना। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो बांग्लादेश के जहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं वहाँ भारत सरकार ने क्या उस तरह की रोक लगाई है? क्यों घुसपैठिए आ रहे? पहले तो ये तय हो कि कितने घुसपैठिए यहाँ पर आ गए हैं और कितने बस गए हैं। और भारत सरकार का मतलब मोदी सरकार ही नहीं, जो उससे पहले भी रही होगी, क्योंकि वहाँ तो लंबे समय से घुसपैठिए आ रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं दिया, उसने फैसला रिजर्व कर लिया। ये बड़ी डिबेट वहाँ पर चली और झारखंड हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भारत सरकार ने कोई इन्फिल्ट्रेशन पर डाटा सबमिट नहीं किया कि कितने घुसपैठिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से 5 जिलों के जो क्या होते हैं कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स, उन्होंने अपना डाटा दिया कि वहाँ पर 5 जिलों में कोई घुसपैठिया नहीं है। ये राज्य सरकार की रिपोर्ट है, जो है कि सच है कि गलत है। लेकिन उन्होंने कहा, तब तुषार मेहता जो हमारे भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि हमने अपना डाटा सबमिट कर दिया है सरकार का सुप्रीम कोर्ट को, तो इसलिए हाई कोर्ट ने अब इस वर्डिक्ट को रिजर्व कर दिया। अब ये मसला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। पॉलिटिकल इशू बड़ा है झारखंड के इलेक्शन में कि घुसपैठियों को कैसे रोका जाए या उनके अधिकारों को। और जो अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में बात कही गई है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब वो कितना असर करती है वोटर तक कि जो कानून में उनको अधिकार दिया जाए, बच्चों को अधिकार दिया जाए कि नहीं दिया जाए आदिवासी का, ये एक बड़ा मसला हो सकता है। ये दुधारी तलवार है, नुकसान भी कर सकता है आपको। लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई घुसपैठिया आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तो भारत सरकार की, उसको कोई बसा भी तो रहा है, उसके डिटेक्शन की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो बड़ा मुद्दा है ये डिटेक्शन का। लेकिन जब पहली बार अच्छा जहां से आ रहा है वहां आप रोक लेते तो बसाने का नंबर तो बाद में आता ना। और वो जो उसको बसाने की बसाने का काम वो कर रहे हैं। हाँ, उसकी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बड़ा मुद्दा वहां पर है। लेकिन ये दुधारी है मसला कि यदि कई बार हो सकता है कि आपको लगता है कि वो आदिवासियों के बच्चों को आदिवासियों का अधिकार नहीं मिले, ये कई बार वहां का जो वोटर है, वहां का जो आदिवासी है, वो इसको खिलाफ भी देख सकता है, नाराजगी भी इस पर जाहिर कर सकता है। ये मुझे पता नहीं कि क्या वहां पर रिएक्शन है, लेकिन ये दुधारी तलवार जैसा फैसला होगा कि सरकार लेकिन क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा और जितने इशू अभी प्रधानमंत्री बता रहे थे कि कर्फ्यू लग जाते हैं, अब वहां दंगे होने लगे हैं, यात्राओं पर पथराव होता है, ये कोर इशू बन गया क्या झारखंड के चुनाव का? त्रिपाठी जी, देखिए, इस तरह के मुद्दे लाउड बहुत होते हैं, उनकी आवाज़, उनका शोर बहुत होता है। लेकिन हमेशा एक बात बड़ी साफ साफ पिछले कुछ चुनावों से देखने को मिली है कि ये मुद्दे वोट में कन्वर्ट बहुत नहीं होते। आपको ध्यान में होगा, लोकसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने कहा सब छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। असर नहीं हुआ, उसका प्रभाव तो नहीं पड़ा। प्रभाव किसका पड़ता है? जो आप पॉजिटिव साइड वाला जाते हैं, उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। जो कल संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो रोटी बेटी और माटी, बात वही कह रहे हैं। बात वही कह रहे हैं कि घुसपैठिया मुसलमान आ जाता है, घर जमाई बन जाता है, कब्जा कर लेता है, चुनाव लड़ने लगता है, प्रधानपति हो जाता है, टोला बना लेता है, फिर सब गुंडागर्दी करता है। ये बात वही। लेकिन जब रोटी बेटी माटी कहते हैं तो वो आदिवासियों की स्थानीय परंपरा के साथ जुड़ता है। और अभी जो कल का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, हम लोग इसकी खूब बात कर चुके हैं कि चंपाई सोरेन आए, कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं, 14 सीटें हैं, वहीं पर अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, ये सारे लोग हैं, वहीं के नेता हैं। अब सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन का जो प्रस्तावक मंडल मुर्मू, जो सिद्धू कान्हू उनके वंशज हैं, अब ये कौन लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने विद्रोह किया आदिवासी परंपराओं को लेकर, जिन्होंने जमींदारों के सामने विद्रोह किया, जिनके नाम पर रांची से लेकर कलकत्ता तक ढेर सारे स्मारक हैं, जिनके नाम पर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डाक टिकट जारी किया, वो अभी भी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे। कल रात में अभी वो जब अमित शाह गए हुए थे तो वो शामिल हो गए। जो आदिवासी मत हैं वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा एक कहें कि एक तरह से बदलाव वाला वर्ग बन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जहां कमजोर थी, ऐसी करीब 20 सीटें, उन सीटों पर वो बेहतर करती हुई दिख रही है। प्रत्याशी के तौर पर, आदिवासी सेंटिमेंट के तौर पर चंपाई सोरेन, और अब ये सिद्धू कान्हू को जो वंशज है मंडल मुर्मू, और ओवरऑल जो रोटी बेटी माटी, इसको जो बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, और उसमें फ्री बीज भी जोड़ दीजिए, वो छूटेगी नहीं। फ्री बीज की पॉलिटिक्स भाजपा भी कर रही है, तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वो सब जोड़ के भाजपा पैकेज के तौर पर बहुत मजबूत है। कोल्हान का आपने जिक्र किया ना, बीजेपी साफ हो गई। सर एक बार हाई कोर्ट वाले पर कैसे अभी कर लीजिएगा ना 1 मिनट, अभी क्योंकि वो मैनिफेस्टो वगैरह सब पर आ गया। हाई कोर्ट पर उन्होंने बोला है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो जरा पढ़ना जरूरी है।
अभी एक मिनट अच्छा, सर, वो उनकी कर बात ले, हो कर जाए ले। पूरी। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है। अच्छा, ठीक दोनों में बहुत अंतर है। अभी कोल्हान की बात हुई, verdict आज देना प्रधानमंत्री की और सभा order शायद देने में बहुत अंतर है। कोल्हान में ही हो रही है, और ये वो जहां एरिया बीजेपी बहुत निराश हुई थी पिछली बार, अगर यहाँ बेहतर करती है तो मतलब बहुत अच्छी परिस्थिति में होगी। बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी दो ही क्षेत्र है जहां बहुत बुरा प्रदर्शन रहा था, एक तो संथाल परगना और एक कोल्हान का क्षेत्र है, वहां भारतीय जनता पार्टी को एक बार एक अच्छी सफलता ये मिली है कि चंपई सोरेन जो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता रहे हैं, बड़े आदिवासी नेता रहे वहां पर, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे वो, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ तौर पर कहा है कि आपको कोल्हान का क्षेत्र देखना है, आपको संथाल परगना का क्षेत्र देखना है, और 28 सीटें जो आदिवासी आरक्षित सीटें उनकी जिम्मेदारी इनको दी गई है। देखिए 81 सीटों की विधानसभा में 28 सीटें अगर आदिवासी के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है, तो एक बड़ा जंग है 28 सीटों का। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 2019 के चुनाव में यहाँ नुकसान उठाना पड़ा था। इसका बड़ा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खाते में गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज्यादा सीटें जीती थी, तो अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी उसका कारण यह भी था कि रघुवर दास जो मुख्यमंत्री बने थे वो आदिवासी बैकग्राउंड के नहीं थे। उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा था, ये कहा गया था कि भाई आप आदिवासी को अनदेखा करने वाला इनका कार्यकाल रहा था, और यही कारण रहा कि रघुवर दास खुद मुख्यमंत्री रहते, एक निर्दलीय सरयू राय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे थे, उन्हीं की सीट पर जाते हैं, उनको चुनाव जमशेदपुर ईस्ट चुनाव हरा देते हैं। अब वो गवर्नर बन गए हैं, अब उनके बहू को टिकट दिया गया है रघुवर दास की। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में गलती की थी कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी नहीं थे, उनकी अलग पार्टी थी, उस समय आजसू के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, आजसू अलग लड़ी थी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में जो गलतियां थी वो सुधार लिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आजसू गठबंधन कर लिया है। इस बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, चंपई सोरेन आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बहुत अच्छे नेता वहां लगाए। एक तो शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया है, हेमंत विश्व शर्मा को सब प्रभारी बनाया, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी बेल्ट को फोकस किया है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र वो देखिए, पूरा आदिवासी पे चुनाव प्रचार अभियान पूरा लगे हुए हैं जैसे इनको चुनाव लड़ना है झारखंड। बिल्कुल, और वो इसी तरह से कह रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये निर्णय लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो उम्मीदवार बीजेपी के लड़ रहे हैं वहां पर विधानसभा की रिजर्व सीटों पर। नहीं, वो नहीं लड़ रहे, लेकिन बाबूलाल मरांडी तो चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। भले फोकस आप बता रहे हैं आदिवासियों पर ज्यादा है पार्टी का। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ को लेकर जरूर कोशिश कर रही है, और ये चंपई सोरेन को जिम्मेदारी खबर आई थी सर कि केवल बाबूलाल मरांडी के लिए एक एक्सेप्शन किया गया कि ये जिस चाहे सीट से लड़ सकते हैं, बाकी सब लोगों को, ट्राइबल नेताओं को उन्हीं सीटों से ही लड़ना पड़ेगा जहां बीजेपी हारी है। लेकिन देखिए, इसी को तो कहते हैं ना, अगर आपकी कुछ कमजोरी है, आपके पास आदिवासी नेता उस तरह से नहीं है, तो चाहे आप कोल्हान की बात करें चाहे संथाल की बात करें, दोनों जगह पर, एक जगह आपके पास चंपाई सोरेन आ गए हैं, दूसरी जगह आपको सिद्धू कान्हू के जो वंशज हैं वो आपकी पार्टी, और वो प्रस्तावक भी हैं भाई हेमंत सोरेन के। तो आप अपनी कमजोरी को ठीक करते हैं। सीता सोरेन है, बहुत से लोग ऐसे ऐसे 20 नेता है। देखिए ये झारखंड के मामले में मतलब विजय जी की कई बार चीजों को जो है ना, 2 बातें इन्होंने कहा, नहीं मजाक का विषय नहीं, सुनिए 12 सितंबर को सर 2 मिनट में निपटाना पड़ेगा। 12 सितंबर को नहीं, कोर्ट का नहीं, केवल उस पर स्पष्टीकरण है। नहीं, सुनिए, 12 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई। कहा गया कि भाई 1951 में जो संथाल परगना एरिया का पॉपुलेशन था, उसमें हिंदुओं की आबादी जो है वो पॉपुलेशन वाज शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 44.67% है, जो 2011 में 28.11% हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने 20 तारीख को उसमें कुछ लिखा। 20 तारीख को उसने कहा कि सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एक ज्वाइंट कमिटी बनाए और अर्जेंट मैटर की तरह इसको ज्वाइंट कमिटी बनाए और इसको डिटेक्ट करे और इसको रिपोर्ट पेश करे। उस रिपोर्ट को हम देखेंगे, और उसने लिखा है कि ये मैटर अर्जेंट है जो हमारे पास आ रहा है, और ये पूरा हम देख रहे हैं। तो इसलिए इसको कहना कि कोई वर्डिक्ट अलग होता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कमिटी में कमिटी बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी, क्या सुनिए नहीं बनी, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कमिटी बनाने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट, और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और बाकी लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही तो कहा कि इसकी वर्डिक्ट रिजर्व्ड है हाई कोर्ट। और मैंने कहा कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, आप कोई उससे ज्यादा जानकारी नहीं। ये कमेटी नहीं बनी, सुनिए जो कमेटी नहीं, लेकिन जो 12 पॉपुलेशन तारीख को वही रिपोर्ट बता रहा हूं। अरे सर, मोटी बात ये ना कि हाई कोर्ट ने इसको बहुत गंभीर मामला माना, अर्जेंट मामला माना, और स्टेट और सेंटर दोनों को कमिटी बनाने मिलकर कमिटी बनाई है
जो लोग हैं उनको चिन्हित करिए, उनको उनकी संख्या बताइए, उसके बाद हाईकोर्ट जो है उसको देखेगी, फिर उस पर अपना वर्डिक्ट देगी। अच्छा, ठीक वो है सर। बनी नहीं और वो जो है विषय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया बनाने के पहले। तो ये क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट का? एक अच्छा आगे बढ़ रहे हैं सर। एक खबर, कल अचानक से योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा लगा, वो दिल्ली आए और दिल्ली आकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात की। अब इसके बारे में आप दिन भर सब जगह अखबार में छान लीजिए, इसमें कोई खबर आपको नहीं मिलेगी कि आखिर बात क्या हुई। सब लोगों ने ये लिखा कि वो शायद उनको जो है कुंभ की जानकारी देने के लिए उनको बुलाया गया था। त्रिपाठी जी कोई अपडेट? नहीं, देखिए मूलतः तो वही है, लेकिन उसके साथ योगी आदित्यनाथ का एक ये पक्ष जरूर है कि जिस तरह से सरकार के भीतर अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं, वो किसी भी स्थिति में सरकार और संगठन के लिए ठीक नहीं है। विशेष करके जब उपचुनाव हो रहे हों, ऐसे में अगर इस तरह के स्वर सुनाई दें तो ये ठीक नहीं। बाकी ये बात दुरुस्त है क्योंकि कुंभ की तैयारी अभी कल से अखाड़ों का नगर प्रवेश प्रयागराज में शुरू हो गया है। बहुत बड़ा अवसर है, प्रधानमंत्री को उसके लिए उनको आग्रह भी करना था, किसी एक दिन आना है, तो मूल तो वही था। लेकिन उसके साथ ये जो सरकार में अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं, कभी आता है कि बटेंगे तो कटेंगे किसका नारा है, कभी आता है कि नहीं ये पार्टी का नारा नहीं है, इन सारे विषयों पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा है और कहा है कि इससे जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, एक जो बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी देखती है, वो अलग अलग स्वर सुनाई देने से गड़बड़ होता है। ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने अभी बोला ना कि बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी जी ने जो उनका नारा है, ये पार्टी का नारा नहीं है। अब इससे ज्यादा तो वो क्या कह सकते हैं? नहीं, इसीलिए अब अगर मैं बाद में उन्होंने सफाई दी कि सबका साथ सबका विकास ये है और इस तरह से है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जिस नारे को योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह अपनी भाषा में कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बोलते हैं, उसको अगर आप ये कहें कि ये नारा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छी स्थिति है। और वो भी तब जब आपको बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि लीडरशिप क्या मैसेज दे रही है, किस तरफ जा रहे हैं, और देश में जो लीडरशिप के पीछे खड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं ना कि समर्थक है, वो किस तरह से देख रहा है। समीर जी कोई खबर इसमें? देखिए, कहा यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुंभ का आमंत्रण देने गए थे प्रधानमंत्री मोदी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, अमित शाह जी से भी मिले, कहा जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये बात तो रहेगी नहीं कि इतनी सी बात अमित शाह जी के साथ बैठेंगे या प्रधानमंत्री के साथ बैठेंगे तो सिर्फ कुंभ की तो चर्चा होगी नहीं। जो उपचुनाव होना उसकी चर्चा हुई होगी, उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसको लेकर चर्चा हो रही होगी, और बाकी राजनीतिक चर्चा हुई होगी। फिलहाल बाहर बातें नहीं आ रही, लेकिन इतना है कि जो हर्षवर्धन जी ने कहा, उत्तर प्रदेश को लेकर जो जिस तरीके से अलग अलग स्वर चुनाई आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर एकता नजर नहीं आ रही, मुझे लगता है उसको लेकर चर्चा हुई होगी। पार्टी ने बाकी इसका आधिकारिक कुछ भाई जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन ये तो है कि राजनीतिक चर्चा जरूर भी होगी इसकी। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आते रहे हैं। जब आते हैं तो आने के पहले कौन कौन लोग दिल्ली में शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे समय लेते हैं, मिलके बात करते हैं। जो बात करते हैं तो होता है। लेकिन अगर कोई उप मुख्यमंत्री जिसके बारे में हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी ने कोई बयान दिया है तो केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में होगा। वो बयान कोई ऐसा तो है नहीं सार्वजनिक है, वो संघ नेतृत्व के भी संज्ञान में होगा जी। और मैंने उनसे पूछा था और मैसेज किया था कि आपने इस पर वक्तव्य दिया है। मुझे उन्होंने मैसेज किया कि इस पर मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। किन्होंने? केशव प्रसाद मौर्य जी ने, जिस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उनका ये उन्होंने मुझे स्पष्ट लिखा है, मैसेज मेरे पास है कि इस पर मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि ये नारा योगी जी का नहीं है, ऐसा वो ये सब नहीं कहा है। अच्छा। प्रधानमंत्री ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नारा दिया है। तो ये पार्टी का नारा है। प्रधानमंत्री का जो है ये सबके साथ सबके विकास का है। अब ये उनका कथन है। आप चलें, ठीक है सर। ये